हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी और हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और कैसे ये इकोनॉमी को प्रभावित करती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई से संबंधित पॉलिसी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पॉलिसी को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, है ना। तो इस सब को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, सेंट्रल बैंक जैसे भारत का आरबीआई है। अब मनी सप्लाई मतलब किसी भी देश में अर्थात किसी भी इकोनॉमी में कितनी मुद्रा की सप्लाई है। जैसे भारत की मुद्रा क्या, रुपए, तो अर्थात कितना रुपए है ना, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। कभी ज्यादा रुपए होता है, कभी कम होता है। ज्यादा रुपए होने के फायदे नुकसान है, कम होने के फायदे नुकसान है। तो हमें एक संतुलन की स्थिति में लाना पड़ता है, एक ऐसी स्थिति में जब ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम से कम नुकसान हो। मैं अभी आपको बताऊंगा नुकसान और फायदे, ठीक है। और कंट्रोल मतलब होता है वही ज्यादा करना या कम करना, ठीक है। कभी मनी सप्लाई ज्यादा करना है, कभी कम करना है। तो मनी सप्लाई ज्यादा और कम करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे मॉनेटरी सप्लाई क्या है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश में वहां के सेंट्रल बैंक द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने संबंधित बनाई गई एक नीति होती है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है, जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करता है। सारा कोर इसी बात में है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कैसे मनी सप्लाई देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तब तक हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझ नहीं पाएंगे, केवल रट लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं समझने की ओर, ठीक। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मनी सप्लाई किसी देश को प्रभावित करती है। देखो, मनी सप्लाई किस लिए जरूरी है। सबसे मेन होता है प्राइस स्टेबिलिटी अर्थात मूल्य स्थिरीकरण, मूल्य का स्थिर रहे। अब सवाल है कि मूल्य क्या स्थिर, मतलब जो कीमतें हैं ना वस्तुओं की, वो कीमतें कभी ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, औसत कीमत उसकी है मान लीजिए 10 रुपए, तो कभी ये 20 रुपए की होगी, कभी ये 5 रुपए की होगी। ये दोनों गलत है। जैसे मान लो कितना हो, 11 हो, 12 हो, 13 रुपए हो, ठीक। मान लो कोई चीज 10 रुपए की बन रही है, उसकी 10 रुपए लागत है, लेकिन वो बाजार में बिकने लगे 20 में, 30 में, तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना। और यदि मान लो बहुत बुनियादी जरूरत होगी किसी, मान लो अगर 10 रुपए की कोई वस्तु है मान लीजिए, लेकिन वो बिक रही है 20 और 30 में, है ना, तो अगर जरूरी वस्तु ना होगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो जरूरत की वस्तु होगी और महंगी होगी तो लोग विद्रोह कर देंगे, है ना। जैसे सब्जी, नमक, तेल, अगर इस तरह की चीजें बहुत महंगी बिकने लगती हैं तो लोग क्या कर देते हैं, लोग मतलब लोगों के अंदर एक गुस्सा आता है ना, तो नुकसान ही है, ठीक है। और मान लो अगर 5 रुपए की बिकने लगेगी तो दुकानदार को नुकसान होगा। दुकानदार कहेगा 10 रुपए तो हमें बनाने में लग रहा है, अगर 5 की हम बेचेंगे तो भी खराब है। तो क्या होगा, 11, 12, 13 रुपए या 14 रुपए की बिके तो किसी भी देश के लिए अच्छा होगा, है ना। तो प्राइस स्टेबिलिटी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी चीज है ना। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से तो बहुत जरूरी है, पर सामाजिक रूप से भी, है ना। अर्थात प्राइस स्टेबिलिटी केवल इकोनॉमिकल डायमेंशन नहीं रखती, एक सोसाइटी का डायमेंशन भी रखती है। अगर मान लो भारत है, ठीक है, भारत में मान लो टोटल 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ में आपको पता है, ठीक है, कि 80 करोड़ लोग मध्यम वर्ग या उससे कम होंगे, है ना। मतलब 30 करोड़ लोग तो रियल में गरीब माने गए। तो जब इतने करोड़ लोग गरीब है मान लो, ठीक है, तो क्या ये बताओ कोई 10 रुपए की चीज अगर 20 में बिकने लगी तो खरीद पाएंगे क्या? नहीं ना। तो महंगाई क्या करेगी, इनको नुकसान पहुंचाएगी। ये अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं कर पाएंगे, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए जमीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगे,
ठीक है, या किराए बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो कोई किराया नहीं दे पाएगा, कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा, तो आवास जैसी बुनियादी समस्याएं आ जाएंगी, है ना। मान लीजिए अगर अनाज दाल महंगी हो जाए, जैसे एक समय दाल 2015-16 में महंगी हो गई थी, तो 2013-14 में, है ना, 2013-14-15 में दाल कितनी महंगी हुई थी, तो उसका कारण क्या था, सरकार तक उससे प्रभावित हो गई थी, है ना। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी ये जरूरी है। तो चलिए हम लोग मेनली अभी आर्थिक पे फोकस करते हैं। मैंने इसलिए आपको ये सामाजिक वाला पॉइंट बताया कि आप जो सोच रहे हो उसमें एक एंगल सोसाइटी का भी ओपन हो जाए, है ना, एक चश्मा सोसाइटी का भी लग जाए, क्योंकि हम लोग ना जब पढ़ते तो बहुत संकीर्ण सोचते हैं, तो फिर उतना मजा नहीं आता पढ़ने में। सब्जेक्ट में बहुत रोचकता होती है, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, बस उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं प्राइस स्टेबिलिटी और मनी सप्लाई का रिलेशन, है ना। मैंने बताया कि प्राइस स्टेबिलिटी किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज है ना, अर्थात मूल्यों में स्थिरता रहे, बहुत तेजी से ना बढ़े, बहुत तेजी से ना कम हो, क्योंकि कम होने में उद्योगपतियों को नुकसान होगा। उद्योगपतियों को अगर नुकसान हुआ मान लो, ठीक है, उद्योगपतियों को मान लो नुकसान हुआ तो ये क्या करेंगे, सारा बिजनेस बंद। जब बिजनेस बंद हो जाएंगे तो रोजगार खत्म, रोजगार खत्म होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। लोगों के पास जब पैसा नहीं बचेगा तो फिर लोग कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, तो सामान नहीं खरीदेंगे तो कीमतें और कम होंगी। जब कीमतें और कम होंगी तो और दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना। तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बेरोजगारी दिखने लगेगा। अगर आप कोरोना को देखिए तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, अब पैसा नहीं लोगों के पास बचा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे सामान, और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो भाई क्यों कोई दुकान खोलेगा, है ना। मान लो हमने दुकान खोला, हमने मोबाइल की दुकान खोली है, अब मोबाइल की दुकान खोली है, 4 लोगों को काम करने में रखा, लेकिन किसी की जेब में पैसा नहीं है, कोई मोबाइल लेने नहीं आ रहा। जब कोई मोबाइल लेने नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा भाई सस्ता ले लो थोड़ी, लेकिन घाटे में तो नहीं बेचूंगा। फिर एक दिन मैं दुकान बंद कर दूंगा और जो 4 लोग हमारे यहाँ जॉब करते थे उनको बाहर कर दूंगा, तो फिर क्या हालत होगी। आप देखो इस समय आता है ना, स्विगी ने, जोमेटो ने, ओला ने 1000 कर्मचारियों को निकाला, 500 कर्मचारियों को निकाला। तो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इनका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी आएगी। अब बेरोजगारी जब आती है तो बेरोजगारी को फिर उत्पन्न करती है, क्योंकि जो लोग पहले कमाते थे वो कुछ खर्च करते थे, अब जो नहीं कमा रहे वो खर्च नहीं करेंगे, तो दूसरे सेक्टर भी प्रभावित होंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको। तो सब चीजें आपस में जुड़ी हैं, आप सब कुछ दिन भर देख रहे हो, रोज अपनी आंखों से देख रहे हो। इकोनॉमी किताबों से ज्यादा ना रियल लाइफ में दिखती है। तो आप इसको समझो कि कैसे अगर कीमतें बहुत कम होती हैं तो भी रोजगार बंद हो जाता है, अगर कीमतें बढ़ जाती है बहुत तो कैसे लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं मिलेंगी, तो नुकसान होगा, है ना। तो चीजों का बहुत महंगा होना भी नुकसानदायक है, चीजों का बहुत सस्ता होना भी नुकसानदायक है। अर्थात वस्तुओं की कीमत बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। मैंने इन्फ्लेशन टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको एक बार जरूर देखें, तब ये चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो आपको ये चीज कंफर्म पता चल गया होगा कि मनी सप्लाई से रोजगार भी जुड़ा है ना। अब मनी सप्लाई भाई क्या, लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो लोग सामान खरीदेंगे, है ना। हाँ, या लोगों की जेब में जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, वही इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है ये सब कुछ, इसलिए मैं इसको एक बार जल्दी जल्दी आपके सामने जा रहा हूं, ताकि मनी सप्लाई जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अर्थात मान लो सबको अगर मोदी जी 15-15 लाख रुपए दे दे, है ना, तो सबकी जेब में आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख भाई आधे लोग तो कार खरीदने जाएंगे, ठीक। अब कार खरीदने लोग इतने लोग लाइन में लग जाएंगे तो कार की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। जितनी कार हो कहेगा भाई, अब जो टाटा नैनो 1 लाख की थी तो कहेगा 1 लाख की नहीं अब 4 लाख की देंगे। क्यों, क्योंकि खरीदने वाले बहुत है। टाटा नैनो कार कम है, क्यों कम है, क्योंकि भाई एक दिन में तो कार बनने नहीं लगेगी, बनने में 2-3 साल लगेगा, है ना। फैक्ट्री पड़ेगी, जमीन खरीदी जाएगी, फिर फैक्ट्री का निर्माण होगा, फिर काम होगा, है ना। तो डिमांड बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन सप्लाई होगी नहीं तो चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगी होगी तो समस्या। तो बहुत ज्यादा जब मनी सप्लाई हो जाती है तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और फिर वो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं की गई, है ना। लेकिन मान लो मनी सप्लाई बहुत कम हो गई तो डिफ्लेशन हो जाएगा, है ना। अर्थात वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी,
जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, तो वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, जब बहुत कम हो जाती है, तो दोनों समस्या है। अब वस्तुओं की कीमत कहां से डिसाइड हो रही है? कीमत डिसाइड हो रही है कि किसी भी बाजार में कितना रुपए है, किसी भी बाजार में कितना रुपए है, अर्थात मनी सप्लाई, है ना। ज्यादा रुपए होगा बाजार में, अर्थात लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो भी खराब है, कम होगा तो भी खराब है। वही बात है ना, जैसे किसी मान लो बच्चे के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो बिगड़ जाता है, कम पैसा होता है तो फिर वो चोरी करने लगता है ना। तो दोनों तरह से समस्याएं हैं, तो हमें क्या करना होगा? संतुलन करना होगा। वैसे ही देश में भी मनी सप्लाई को संतुलित करके चलना होता है। मैंने आपको ये बताया अभी, ठीक है, कि कैसे मनी सप्लाई से, मैंने अभी आपको बताया मनी सप्लाई से कैसे रोजगार जुड़ा है ना। अर्थात आपको मैंने बताया कि कैसे मनी सप्लाई से रोजगार जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण मैंने वर्तमान में कोरोना में भी बताया, कैसे कोरोना के समय लोग कमाना बंद कर दिए या लोगों की कमाई बंद हो गई तो मनी सप्लाई कम हो गई, तो इसलिए लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। क्योंकि लोगों के पास जब रुपए कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो सामान बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा तो बेरोजगारी होगी। तो आपको मैंने एक चीज समझाई। अब देखिए, अब ये कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है मनी सप्लाई से डिसाइड। ये कैसे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, जीडीपी का बढ़ना, यही है इकोनॉमिक ग्रोथ। सवाल जीडीपी क्या है? वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, यही है ना जीडीपी, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, है ना। किसी देश के अंदर, अभी मैं जीडीपी जब कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा तो अलग बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझिए, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है। अब वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है तो जीडीपी कब बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण हो। जितनी ज्यादा वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण होगा जीडीपी उतनी बढ़ेगी, है ना, अर्थात उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन वस्तुएं एवं सेवाओं की डिमांड कब होगी? जब इनकी मांग होगी, है ना, और उसकी पूर्ति होगी। मांग मतलब क्या? जैसे मान लो लोगों के पास पैसा हो, है ना, और दुकान जाए तो दुकानदार के पास सामान हो खरीद बेचने को। तो जब दोनों हो तो दोनों कैसे होगा? देखो, मान लो जैसे ये बैंक है, तो बैंक क्या करेगा? मान लो एक आदमी को दिया लोन, कार लोन, कि जाओ तुम कार खरीदो, तो ये डिमांड बना दी बैंक ने, है ना। और फिर बैंक क्या करेगा? बैंक मान लो टाटा को दे दे एक लोन कि जाओ तुम कार के लिए फैक्ट्री लगा दो, तो ये पूर्ति कर देगा, ये मांग कर देगा। तो कैसे पूरा हो रहा है? जब दोनों को पैसे मिल रहा है ना, दोनों के पास मनी सप्लाई हो रही है। तो मनी सप्लाई से ही डिमांड डिसाइड होती है, मनी सप्लाई से ही पूर्ति डिसाइड होती है, ठीक है। जब मांग और पूर्ति दोनों होगी तभी वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण होगा और तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि कैसे मनी सप्लाई से ही डिमांड और मनी सप्लाई से ही सप्लाई का डिसाइड होता है, जिससे किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। अगर मान लो इस पक्ष के पास पैसा ना रहे, अर्थात डिमांड ना रहे, तो भाई कोई खरीदेगा ही नहीं। जब कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं, ठीक है। फिर मान लो, अगर मान लो इस पक्ष के पास पैसा ना रहे, ठीक है, तो डिमांड होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, 2 3 4 घूम घूम के, बस उनको अगर आपने बेसिकली समझ लिया तो आपको पूरी इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं। आपको मैंने ये बताया कैसे मनी सप्लाई से इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे मनी सप्लाई से रोजगार का निर्धारण होता है ना। अब मनी सप्लाई और एक काम करता है, निर्यात, एक्सचेंज रेट, उसको भी समझ लेते हैं कैसे, है ना। जैसे मान लो एक्सचेंज रेट पहले समझ लेते हैं। एक्सचेंज रेट, इसको समझिए। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, जैसे मान लो $1 बराबर, ठीक है, 10 रुपए है, अर्थात $1 लेके जाओगे बैंक में तो बैंक आपको 10 रुपए दे देगा। इतना समझिएगा, $1 लेके जाओगे किसी भी बैंक में तो बैंक आपको 10 रुपए दे देगा। क्योंकि अब हम ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ आयात और निर्यात संबंधित सीमाएं नहीं होती है ना। यहाँ आयात व निर्यात किया जा सकता है, अर्थात विदेश से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, विदेश को बेची जा सकती है, ठीक है। ज्यादा रोक टोक नहीं होती, ज्यादा
ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कुछ भी बेचो खरीदो अभी, ठीक है, साधारण भाषा में समझिए। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें आप विदेश में खरीद बिक्री कर सकते हैं, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब उसको समझ लीजिए कि $1 बराबर 10 रुपए है मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ $1 बराबर 10 रुपए का ये मतलब है कि आप किसी भी बैंक में जब 10 रुपए लेके जाओगे और उससे कहोगे मुझे डॉलर दे दो, तो $1 दे देगा आपको, या उसके पास $1 लेके जाओगे तो आपको 10 रुपए दे देगा, इतना इक्वल है। लेकिन मान लीजिए कि $1 बराबर 20 रुपए हो रहा है, ये था जनवरी में, ये मान लीजिए फरवरी में हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डॉलर मजबूत हो गया, साधारण भाषा का शब्द है मजबूत, वैसे एप्रिसिएशन, ठीक है, ठीक है। और रुपए कमजोर हो गया, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि भारतीय रुपए कमजोर होता जा रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो भारतीय रुपए है वो कमजोर हो गया, ठीक, और डॉलर मजबूत हो गया, ठीक। तो सवाल ये है कि अब मजबूत का मतलब समझ लीजिएगा, फिर जैसे मान लीजिए ये एक ट्रंप है और ये 10 मोदी हैं, तो एक ट्रंप 10 मोदी से लड़ रहा है, अब एक ट्रंप 20 मोदी से लड़ रहा है, मतलब ट्रंप ताकतवर हो गया और मोदी जी हमें कमजोर हो गए। समझ में आ रहा है ना कमजोर और मजबूत का क्या मतलब है, ठीक। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या होता है और इसका क्या फायदा क्या नुकसान होता है। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, मान लीजिए आप कोई सामान कब खरीदोगे? जब सस्ता होगा और अच्छा होगा, है ना, सस्ता और अच्छा, यही करते हो ना, यहाँ भी दुकानदार के पास जाते हो तो भाई सस्ता और अच्छा दिखा दो, ठीक है, तो आप वहीं से सामान लेते हो जहां से सस्ता मिलता है। चीजें सस्ती कब होती है, महंगी कब होती है, वो इससे डिसाइड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि $1 बराबर 10 रुपए था और कोई आदमी भारत आता है उस समय जनवरी में, ठीक है, तो जनवरी में कहता है कि अब मान लो उस समय 10 रुपए किलो आम थे, ठीक है, 1 kg आम, मान लो जी आम की कीमत है। अब कोई आदमी जनवरी में आया और $1 लेके आया, तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको $1 के बदले वो क्या करेगा, बैंक जाएगा, $1 के बदले 10 रुपए लेगा और 10 रुपए के बदले 1 किलो आम खरीदेगा और अपने घर वापस, है ना। मान लो ट्रंप आए और ट्रंप लेके चले गए, लेकिन मान लो ट्रंप फरवरी में आए, तो फरवरी में वो $1 लाएंगे, बैंक को देंगे तो बैंक उनको कितना देगा? 20 रुपए देगा, 20 रुपए में 2 किलो आम मिल जाएंगे। अब ट्रंप खुश हो जाएंगे। अब जब ट्रंप खुश हो जाएंगे कि महंगा सस्ता है सामान, तो कहेंगे ज्यादा खरीद लो, और ये भी कहेंगे कि यहीं से खरीदना, है ना। तो इस तरह से अब ये क्या, ये निर्यात है ना, तो हमारा निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सामान अब सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। जब निर्यात बढ़ेगा तो देश की इनकम होगी, है ना। चीन में यही तो है, चीन निर्यात ही तो करता है सबसे ज्यादा, उसी के दम पे तो आज विश्व का महाशक्ति बन रहा है। तो कैसे आप ये डिसाइड करते हो कि चीजें सस्ती कब होती हैं? जब किसी देश का किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो वहां का वस्तुएं सस्ती होती हैं, जिस कारण वहां का निर्यात बढ़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई रुपए कमजोर कैसे होता है, ठीक है, कैसे कमजोर कैसे मजबूत। देखिए मैं एक चीज आपको समझा दूं कि कमजोर होने के भी प्लस माइनस है, ठीक है, और मजबूत होने के भी प्लस और माइनस है। जैसे जब रुपए हमारा कमजोर होता है, ठीक है, तो हमारा निर्यात तो बढ़ता है। निर्यात कैसे? लोग सस्ता हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए पहले, अब मान लीजिए ये ईरान है, ठीक है, और ईरान में मान लो, ठीक है, पेट्रोल था 10 का 1 लीटर। अब मान लीजिए ईरान में, ठीक है, डॉलर पे अभी तुलना कर रहे हैं, ईरान की मुद्रा से नहीं, तो $10 का मान लीजिए, ठीक, ईरान छोड़ दो नहीं तो आप लोगों को लगेगा ईरान में क्या, यूएसए है मान लो, यूएसए में मान लो $10 में 1 लीटर तेल आता था, ठीक है, और चूंकि हमारे भारत में क्या था, 10 रुपए बराबर $1 था, यह था ना जनवरी में। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 1 लीटर तेल लेना है
तो हमें $10 देंगे, मतलब 1 लीटर 100 रुपए का होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि भारत में स्थिति बदल गई, अब भारत में 20 रुपए का $1 हो गया। तो अब हमें तेल जब 1 लीटर लेना होगा तो हमें 200 रुपए देने होंगे। इसको समझिएगा, ठीक है ना? समझ में आया तो आराम से देखिएगा, क्योंकि अब हमें $10 है ना? और चूंकि $1 कितने का? 20 रुपए का, इसलिए $10 बराबर 200 रुपए। तो अब हमें 200 रुपए देना होगा। बात समझ में आ रही? तो ये बताइए कि जब हमारा निर्यात तो बढ़ रहा था, लेकिन हमारा आयात क्या हो गया? महंगा हो गया ना। अब हमें पेट्रोल और महंगा हो गया ना, तो हमें फायदा भी है, नुकसान भी है। तो जब किसी देश का मुद्रा कमजोर होती है तो निर्यात को फायदा होता है, आयात को नुकसान होता है। क्लियर? एक्सपोर्ट को फायदा होता है, इंपोर्ट को नुकसान होता है, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। इसको आप एक बार खुद भी समझिएगा, ना है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक, तो अब आपको ये चीज समझ में आया है ना? तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि कैसे डॉलर और रुपए के बीच में जो संबंध होता है उससे निर्यात निर्धारित होता है। अर्थात जब किसी दो देश, जब मतलब अपने देश की और दूसरे देश की करेंसी के बीच में जो रिश्ता होता है उससे ही निर्यात का निर्धारण होता है, आयात का निर्धारण होता है ना? एक फैक्टर है वो भी जो निर्धारित करता है। अब सवाल ये है कि कब दिशा कमजोर होता है, कब मजबूत होता है। ठीक, तो देखिए पहले ये फिक्स होता था, पहले $1 कितने रुपए के बराबर होगा ये फिक्स होता था, है ना? तो ये पहले फिक्स्ड होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब ये मांग और पूर्ति के नियम से डिसाइड होता है। किसी चीज की जितनी मांग होगी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है ना? और जिस चीज की मांग कम होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे आरबीआई काम करता है। ठीक, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके समझ में अगर आ जाएगा तो फ्यूचर में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है? भारत में डॉलर है, रुपए है, डॉलर है, रुपए है, डॉलर, रुपए, 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 डॉलर, रुपए, रुपए। मान लीजिए पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें डॉलर और रुपए है। अब मैंने कहा मांग पूर्ति के नियम से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि भारत में खबर उड़ी कि भारत में जो भी बिजनेस करेंगे उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो कई लोग यूएसए से आएंगे डॉलर लेके, है ना? डॉलर लेके यूएसए से आएंगे और भारत के बैंक से कहेंगे कि हमको इसको बदल के रुपए कर दो, है ना? क्योंकि भारत में तो बिजनेस जो करेंगे वो रुपए से करेंगे, जितना खर्चा करेंगे रुपए में करेंगे। तो इसको मान लो तो भारत रुपए में बदल देगा। ठीक, मान लो रुपए में बदल दिया। ठीक, तो क्या होगा? अब भारत में डॉलर ज्यादा हो गए ना, भारत में डॉलर ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि रुपए की मांग बढ़ गई। यहां समझिएगा, रुपए की मांग बढ़ गई, है ना? रुपए की मांग बढ़ गई ना, सभी कोई रुपए मांग रहे हैं ना, सब कोई रुपए मांग रहे हैं ना, तो रुपए की मांग बढ़ गई। जैसे रुपए की मांग बढ़ेगी रुपए मजबूत हो जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होती है उतनी वैल्यू होती है। इस तरह रुपए होता है मजबूत। ठीक है, लेकिन मान लो अंबानी को बाहर बिजनेस करने जाना है। अब ऐसा हो जाए कि भारत में बिजनेस हो गई नहीं अच्छा, तो सब कोई भारत से बाहर जाएंगे बिजनेस करने। तो जब भारत से बाहर बिजनेस करने जाएंगे तो सब कोई बैंक जाएंगे, और बैंक में आके क्या कहेंगे? बैंक आके कहेंगे कि बैंक में कहेंगे लो भाई हमसे रुपए, ठीक है, हमें डॉलर दो। हम डॉलर में तो जाके बिजनेस करेंगे तो डॉलर मिलेगा। तो अब किसकी डिमांड हो रही है? अब डॉलर की मांग बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जिस करेंसी की डिमांड बढ़ती है उसकी मांग बढ़ती है, जिसकी डिमांड बढ़ती है अर्थात मांग बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जब वैल्यू बढ़ती है तो जो मैंने सबसे पहले रिलेशन बताया था वही असर होता है। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी।
है ना। यदि डॉलर महंगा होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब रुपए कमजोर हो रहा है। अगर रुपए की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब डॉलर कमजोर हो रहा है। तो ऐसा चलता है। पर इसमें आरबीआई क्या करता है? देखिए आरबीआई क्या करता है कि ये डिमांड और सप्लाई वाला अपने हिसाब से डिसाइड होता रहता है। जिसकी ज्यादा डिमांड, जिसकी ज्यादा सप्लाई, उस ऐसे कीमत होती रहती है। लेकिन कभी कभार ना बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। ऐसे मान लो $1 बराबर 50 रुपए, ठीक, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाए कि $1 बराबर 100 रुपए, तो ये हालत तो बहुत खराब है किसी भी देश के लिए, है ना। तो क्या करेगा? क्योंकि मैंने बताया था ना, आयात वालों को नुकसान होने लगेगा। तो अब यहां पर आरबीआई एक्शन लेगा। और आरबीआई क्या करेगा? देखिए मान लो यहां से ये हालत क्यों हो रही है? क्योंकि डॉलर की बहुत ज्यादा हो रही है मांग, है ना। डॉलर की बहुत ज्यादा मांग हो रही है, इसलिए उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए डॉलर बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी तिजोरी है, उसकी तिजोरी में बहुत सारे डॉलर रखे हैं उसके। तो आरबीआई क्या करेगा? ये डॉलर निकालेगा, अपने डॉलर, और देश में डाल देगा, ये लो, ठीक है। और इसका जो रुपए था वो अपनी तिजोरी में रख लेगा। अब क्या होगा? अब मार्केट में जो मांग हुई थी उसी के बराबर से पूर्ति हो गई। तो मांग जब हो गई, मांग हो रही थी, जब उतनी पूर्ति आ जाएगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह आरबीआई अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे, या मतलब अपने पास जो डॉलर रखता है तो उसको मार्केट में उतार देता है, उसके बदले रुपए को अंदर कर लेता है, तो जिससे मार्केट में सप्लाई हो जाती है, तो डिमांड संतुलित हो जाती है। इस तरह आरबीआई एक्सचेंज रेट को निर्धारित करता है, और एक्सचेंज रेट ही आपको पता है कि निर्यात और आयात को कैसे मदद करते हैं। तो चलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मनी सप्लाई किस तरह से, ठीक, मनी सप्लाई कैसे निर्यात और आयात को प्रभावित करता है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। कॉन्सेप्ट थोड़ी कठिन था, सामान्यतः इसको बताने की कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि ये थोड़ी कठिन है, लेकिन मैंने कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या मेल करके सीधे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये चीज समझ आई। अब सवाल ये है कि मनी सप्लाई आती का कंट्रोल कैसे होती है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल दो तरह से करते हैं, एक तो सरकार और दूसरा बैंक, है ना। मतलब इसको आरबीआई कह दो, ठीक है, या पूरी मॉनेटरी या पूरा बैंकिंग सिस्टम कह दो। बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई कंट्रोल करता है, तो कुछ भी कह सकते हो। तो मनी सप्लाई कहां से आती है? सरकार से भी आती है और यहां से भी आती है, ठीक। अर्थात मनी सप्लाई जो सरकार के माध्यम से आती है उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, है ना। सरकार कभी टैक्स ज्यादा कर देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सबसे टैक्स लेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह सरकार क्या करती है? सरकार बजट के माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है ना, कम या ज्यादा, ठीक है। और वैसे ही बैंक क्या करता है? बैंक भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। लोगों को लोन देता है ना, बिजनेसमैन को लोन देता है, तो क्या हो रहा है? मनी सप्लाई बढ़ा रहा है ना। लोन देना कम कर देगा, है ना, ये ज्यादा अपने पास डिपॉजिट कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि सब कोई बैंक में जाके पैसे जमा करने लगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन, है ना, ऐसा भी होता है। अगर डिमोनेटाइजेशन जैसा कुछ होगा तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा और मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो मनी सप्लाई को ये भी कंट्रोल करते हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं, बस दोनों का अलग अलग तरीका है और अलग अलग कारण है ना। जैसे मैंने बताया था ना, एक बच्चे को मम्मी भी पैसा देती है, थोड़ी थोड़ी देती रहती है, लेकिन ठीक है, और पापा भी देते हैं, है ना, और कंट्रोल भी करते हैं। बस मम्मी कंट्रोल करती है, रोज कह के पापा साल में एक बार आते हैं, 4 थप्पड़ मारते हैं, कंट्रोल, है ना। तो वैसे ही पापा सरकार की तरह हैं कि साल में एक बार या जब जरूरत होगी, जब लड़का ज्यादा बिगड़ जाए तब, है ना। और ये मम्मी की तरह है, छोटे छोटे समय पे काम करता रहता है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो हम लोग सरकार वाला अलग से पढ़ेंगे, अभी वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मनी सप्लाई बैंक से कैसे।
तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक, इसको थोड़ी समझिएगा, थोड़ी कठिन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मैं बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए 100 रुपए प्रिंट हुआ, एक कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो 100 रुपए प्रिंट हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट में आएगा 100 रुपए तो 100 ही रुपए बना रहेगा, है ना। जैसे मान लो ये मतलब प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट हुआ और ये हमारे देश की इकोनॉमी है, तो ये 100 रुपए यहां पर आके तो 100 रुपए रहेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 100 रुपए छपा है तो बाजार में भी 100 ही रुपए होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। जब ये 100 रुपए हमारे बैंकों के हाथ आता है ना, SBI, ठीक है, PNB, तो इसको ना वो 1000 तक बढ़ा सकते हैं, 1000 तक, या 1000 नहीं, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात बैंक में आने के बाद पैसा बढ़ जाता है। अभी समझिएगा कैसे, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे बढ़ जाता है। तो अब देखो रुपए तो 100 रुपए प्रिंट हुआ था, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में आने के बाद वो 100 रुपए का कर देते हैं 200, 300, 400, 500, 600। तो ये कैसे होता है, आखिर ये कैसे होता है, ये सवाल है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। मैंने आपको बताया ना कि मनी सप्लाई बैंक द्वारा भी होती है ना। 100 रुपए सरकार छापेगी लेकिन बैंक उसको 1000 कर देगा, तो अर्थात मनी सप्लाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो कैसे बढ़ता है, इसको ऐसे ही समझते हैं। मान लीजिए, ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक है R1, इसके पास 100 रुपए है, ये 100 रुपए गया SBI में जमा कर दिए, ठीक है। मान लो R1 है, एक आदमी है, उसके पास 100 रुपए प्रिंट हुआ था, इसको मिल गया, ठीक है। इसको जब मिल गया तो 100 रुपए जमा कर दिया SBI में। तो SBI के पास जब जमा करेगा तो SBI को कहा जाएगा, ठीक है, मतलब SBI को कहा जाएगा कि तुम्हें इसका कुछ % पैसा अपने पास रखना है, ठीक है। अब बाकी पैसे को तुम जो करना हो करो। तो क्या करेगा, मान लो कहा कि 10%, मान लो R बराबर 10%, इसको R हटा देते कंफ्यूज है। मान लीजिए A1 है, ठीक है, और ये है R, इसको बोलते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। बस इतना समझ लीजिए। मान लीजिए ये कह रखा है RBI ने, ठीक है, मान लीजिए RBI ने कह रखा है कि आपके पास जितना पैसा जमा हो ना उसका आपको 10% अपने पास रखना है, बाकी जो करना हो करना। तो ये क्या करेगा, 100 रुपए में ऐसे करेगा, है ना, इसको रिजर्व कर लेगा। और 90 रुपए का ये क्या करेगा SBI, क्योंकि जब A1 ने इसको 100 रुपए दिए हैं तो इसके बदले कोई ब्याज भी तो लेगा, ये A1 को ब्याज मिलेगा, है ना। तो SBI ब्याज कब देगा, जब इस 90 रुपए से कुछ कमाएगा। तो इस 90 रुपए से क्या करेगा, इस 90 रुपए को मान लो किसी को उधार दे देगा। मान लो B1 को उधार दिया, ठीक है, तो B1 के पास उधार हो गया 90 रुपए। B1 गया होगा SBI के पास, कहा होगा मुझे लोन दे दीजिए, तो इसको कहा होगा लो तुम 90 रुपए लोन में ले लो। आपको पता है ये लोन कैसे दिया जाता है, एकदम से पूरा पैसा नहीं दे देते। बैंक आपको कार्ड दे देगा, क्रेडिट कार्ड, कि आप लीजिए, जब आपको जरूरत हो आप निकाल लेना। तो भाई इसके पास 90 रुपए आ गए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये चला जाए मान लो PNB, ठीक है। अब PNB में भी 90 रुपए ये जाके जमा कर दे। तो PNB के पास 90 रुपए जब जमा करेगा तो PNB को क्या कहिए 81 रुपए अपने पास रखेगा, और ठीक, और 9 रुपए रिजर्व कर देगा, क्योंकि 10% रखना ही रखना है। समझ आ रहा। अब B1 तो इस 90 रुपए में इसको ब्याज देगा, जब इसको ये ब्याज देगा, ऐसे ही होगा ना। B1 जब इससे उधार लिया है तो इस 90 रुपए में मान लो कोई ना कोई ब्याज देगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगी। और SBI A1 से जो पैसा लिए है तो A1 को देगी कुछ पैसा, हाँ, तो ऐसा होगा। अब B1 जाके PNB में जमा कर देगा मान लो 90 रुपए, तो PNB क्या करेगा 81 रुपए बाहर लोन में दे देगा किसी को, केवल 9 रुपए अपने पास रखेगा। तो मान लो C1 को दे दिया 81 रुपए। अब C1 मान लो इसको यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर दे, क्या कर दे, है ना। तो ये भी क्या करेगा, ये भी 10% रख लेगा, बाकी को लोन में कर देगा।
तो आप ये देखो, इस छपा तो 100 रुपए था, केवल प्रिंट हुआ था, लेकिन पैसा कितना बनता जा रहा है, 190, ठीक है, और 81 रुपए, अर्थात 100 रुपए हुआ था, लेकिन पैसा मार्केट में 100 से ज्यादा हो गया। ठीक, अभी इस तरह करेंगे तो बहुत बढ़ता चला जाएगा, ये मैथ थोड़ी सॉल्व करनी है, इकोनॉमी पढ़नी है। तो ये कितना होगा आपको पता है, जब ये 10% है, जब तक ये अमाउंट 100 रुपए नहीं हो जाएगा तब तक ये बनता रहेगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप देखना कि टोटल 1000 रुपए बनेगा, ये टोटल 1000 रुपए होगा ऐसे। तो आप बताओ मार्केट में छपा कितना था पैसा, प्रिंट कितना हुआ था 100 रुपए, प्रिंट कितना हुआ था 100 रुपए, ठीक है, लेकिन स्थिति क्या हो गई, 1000 रुपए आ गया, हो गया, 100 रुपए था लेकिन 1000 रुपए हो गया, प्रिंट हुआ था इतना, लेकिन मार्केट में इतना पैसा है। ये किसने बनाया है, ये बनाया है बैंकिंग सिस्टम का पैसा है, बैंकिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया है ना। तो आप कहोगे इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, है ना, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप देखो कि पैसा छपा था इतना और इतने गुना हो गया, है ना, अर्थात मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। क्यों 10 गुना हुआ ये आपको पता है, तो आप कहोगे मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/R%। ये होता है फॉर्मूला, मैं बताऊं आपको कैसे। आर कितना था, 10% था। थोड़ी मैथ है, मैथ को सॉल्व करिएगा, ठीक है, ना आए तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/R%, है ना। 1/R कितना था, 10%, है ना। तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10, ये हो जाएगा टोटल 10, अर्थात मनी मल्टीप्लायर बराबर 10, अर्थात आप 100 रुपए छापोगे तो बाजार में 1000 होगा, 10 गुना होगा। अब देखिए दूसरा एक देखते हैं, मान लो सरकार कह दे, अर्थात आरबीआई कह दे कि आर होगा, R% होगा बराबर 25%, अर्थात कोई भी पैसा आपके पास जो जमा होगा उसका 25% आपको सुरक्षित रखना है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, अर्थात सुरक्षित रखना है। तो क्या हो जाएगा 1/4, है ना, 25% 1/4 लिखते हैं ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अर्थात मान लो 100 रुपए छापा, तो अब मार्केट में कितना होगा, केवल 400 रुपए। बात समझ में आ रही है ना। तो 400 रुपए का, अच्छा मान लीजिए आरबीआई कह दे बैंकों से कि 100% आर होगा, 100% आर मतलब 100% आर होगा, ठीक। 100% आर का मतलब होता है 1/1, अर्थात 1। ये देखिए आप परसेंटेज पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, मैं परसेंटेज तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपको ये समझना है 1%, सॉरी, जब 100% था तो 1/1 होगा, और 1 मतलब होगा 1, है ना, अर्थात 100 रुपए छपेगा अगर, तो मार्केट में भी 100 ही रुपए रहेगा, क्लियर। तो आर जितना ज्यादा होता है, R% जितना ज्यादा होता है मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी उतनी कम होती है, इसको समझिएगा, ठीक है। आज की क्लास मुझे लगता है कुछ ज्यादा कम कठिन होती जा रही है, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि मनी मल्टीप्लायर एक इफेक्ट होता है ना, जितना रुपए छपता है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा बाजार में हो जाता है। और किस कारण होता है, बैंकिंग सिस्टम के कारण। तो जब हम बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेंगे तो मार्केट में पैसा भी कंट्रोल होगा, और यही है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने आपको बताया कि कैसे सब कुछ प्रभावित करती है, ठीक है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थात अभी मैंने आपको ये बताया ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, लेकिन कैसे करती है काम, है ना, अर्थात काम कैसे करती है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।
आपको जो कुछ भी समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मेल आईडी से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझना होगा आपको, क्योंकि ये चीजें बेसिक हैं, शुरू में थोड़ी दिक्कत दे सकती है, लेकिन अगर एक बार समझ में आया तो फिर इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम लोगों को जब बेसिक समझ में नहीं आता और या तो हम लोग बेसिक को अवॉइड कर देते हैं तो बहुत घातक होता है, ये बात आप जानिएगा। धन्यवाद।